इज ग्रेटर देन बी, इसे बोलते हैं डीप फाउंडेशन। जब आपकी डेप्थ विड्थ के इक्वल हो जाए, जब आपकी डेप्थ विड्थ के इक्वल हो जाए तब क्या हो जाएगा, या उससे कम हो जाए तो शैलो फाउंडेशन, अदरवाइज क्या होगी, डीप फाउंडेशन हो गई। अब नेक्स्ट लिखिएगा कि डीप फाउंडेशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। डीप फाउंडेशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, आर ऑफ फॉलोइंग टाइप कि कितने तरीके के फाउंडेशन, तो पाइल, वेल, पियर, ये सभी किसमें आते हैं, केसिन, ये सभी डीप फाउंडेशन के टाइप है। तो डीप फाउंडेशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट इज पाइल फाउंडेशन, ये किसका पार्ट है, डीप फाउंडेशन का, पाइल फाउंडेशन। सेकंड पियर फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, पाइल, पियर। थर्ड लिखिएगा वेल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन। एंड द लास्ट वन लिखिएगा केसिन फाउंडेशन, केसिन फाउंडेशन। बात आते हैं पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होती है, पाइल फाउंडेशन डीप फाउंडेशन का टाइप है, पाइल, पियर, वेल एंड केसिंग। तो पाइल फाउंडेशन इट इज सिमिलर टू दी कॉलम, इट इज सिमिलर टू दी कॉलम। तो क्या लिखेंगे, इट इज सिमिलर टू दी कॉलम। कॉलम के सिमिलर होती है, किसके सिमिलर होती है, कॉलम के सिमिलर होती है, कॉलम के सिमिलर होती है। पियर की बात करें, इट इज सिमिलर टू पाइल, ये इट इज सिमिलर टू पाइल बट लार्ज एरिया। देखा होगा आपने फ्लाईओवर्स के नीचे जो कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं, उसको बोलते हैं पियर, क्योंकि वो होता तो पाइल ही है, एक तरफ वो होता तो कॉलम ही है, पर वो क्या लार्ज कॉलम होता है, लार्ज कॉलम को हम क्या कहते हैं, पियर कह देते हैं। बट लार्जर इन एरिया, बट लार्जर इन एरिया, तो पाइल की तरह होता है बट लार्जर इन एरिया, मतलब बड़ा कॉलम होता है, इसको बोलते हैं पियर। वेल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन में आप लिखिएगा, वेल फाउंडेशन में कि हॉलो ओपन एंडेड स्ट्रक्चर होता है। वेल फाउंडेशन कैसा होता है, हॉलो ओपन एंडेड स्ट्रक्चर होता है, हॉलो ओपन एंडेड स्ट्रक्चर होता है। कौन सा, वेल फाउंडेशन। अगर हम बात करें केसिन फाउंडेशन की, तो ये स्ट्रक्चरल बॉक्स और चैम्बर होते हैं जो कि हम इंसर्ट करते हैं। एंडी जनरली ये कहाँ बनाए जाते हैं, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, मतलब वाटर टेबल, या बात करें आपके अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में इसको यूज करते हैं, केसिन फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन को। तो स्ट्रक्चरल बॉक्स और चैम्बर, इट इज अ स्ट्रक्चरल बॉक्स, स्ट्रक्चरल बॉक्स और चैम्बर जो कि इंसर्ट किए जाते हैं किसी भी आपके सी में, ओशियन में, या किसी भी रिवर के अंदर जहां पे हम कंस्ट्रक्शन करना है। स्ट्रक्चरल बॉक्स और चैम्बर दैट इज संक इनटू प्लेस, दैट इज संक इनटू प्लेस, या तो वहां पे संक किया जाए, वहां पे प्लेस किया जाए, और बिल्ट इन दी प्लेस, या वहीं पे क्या करा जाए, बिल्ड किया जाए, या तो वहीं पे बनाए जाए या फिर प्लेस किए जाए, इसको बोलते हैं केसिन फाउंडेशन। क्लियर हुआ। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल। पाइल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किस किस बेसिस पे होगा, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उसका मटेरियल की बेसिस पे होता है। नेक्स्ट अगर बात करें फंक्शन के बेसिस पे होता है, सॉइल डिस्प्लेसमेंट की बेसिस पे होता है, और मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन की, किस मेथड से उसे इंस्टॉल किया है, इन सभी के बेसिस पे होता है। तो आइएगा नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट पहला लिखिएगा मैकेनिज्म ऑफ लोड ट्रांसफर, मैकेनिज्म ऑफ
लोड ट्रांसफर, मैकेनिज्म ऑफ लोड ट्रांसफर। नेक्स्ट लिखिएगा फंक्शन, किस फंक्शन के लिए उसे बनाया गया, किस पर्पस के लिए, सॉइल डिस्प्लेसमेंट, सॉइल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट लिखिएगा मटेरियल, और नेक्स्ट लिखिएगा इंस्टॉलेशन मेथड। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि क्लासिफाई कर रहे हैं पाइल को ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, मैकेनिज्म ऑफ लोड ट्रांसफर। व्हाट हैपेंड इन यस्टरडे क्लास, बेटा यस्टरडे क्लास में एक तो आपकी किसी की भी प्रेजेंस नहीं थी, कल एक या दो बच्चे आए थे और वो भी चले गए, ठीक है। क्या रीजन था पहली बात तो नहीं आने का? हम्म, क्या रीजन था पहली बात नहीं आने का कल की क्लास में? इंफॉर्मेशन नहीं थी क्या आपको? बियरिंग कैपेसिटी चैप्टर हो गया आपका, अच्छा कॉलेज का काम था। तो बियरिंग कैपेसिटी चैप्टर कल हो गया हमारा, और अर्थ प्रेशर चैप्टर हो गया कल हमारा, ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं डीप फाउंडेशन। आज ये भी ओवर हो जाएगा, मतलब आज आपकी सॉइल कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट हम जब आप क्लास में आए थे, लास्ट जब आप क्लास में आए थे अपन शेयर स्ट्रेंथ चल रहा था, चैप्टर शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। और आज अपना मे भी हो सकता है आज अपना कोर्स खत्म हो जाए, ओवर हो जाए, क्लियर है। तो कल की क्लास रिकॉर्डेड होगी, वो आप एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ लोड ट्रांसफर। पहला, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म के बेसिस पे अगर बात की जाए तो तीन तरह की बाइल होती है। ऑन द बेसिस ऑफ लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ लोड ट्रांसफर, रिकॉर्डेड क्लास कैसे मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास कैसे मिलेगी, ये तो आप पूछिएगा, जो भी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे पूछ लीजिएगा, अगर मिलती है या नहीं मिलती है भी मुझे नहीं पता, एक बार देख लीजिएगा, है ना। मटेरियल मैं दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। एंड बियरिंग पाइल, एंड बियरिंग पाइल। सेकंड होता है स्किन फ्रिक्शन पाइल, स्किन फ्रिक्शन पाइल। और थर्ड जो है एंड बियरिंग, एंड बियरिंग एंड स्किन फ्रिक्शन पाइल। रायसोनी कॉलेज से ना आप? ओके, देखिएगा एंड बियरिंग पाइल, स्किन फ्रिक्शन पाइल, और एक एंड बियरिंग एंड स्किन फ्रिक्शन पाइल। होता क्या है एंड बियरिंग पाइल के अंदर, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक पाइल कंस्ट्रक्ट करी, और ये पाइल किस पे रेस्ट करती है, स्टिफ स्ट्रेटा, स्टिफ स्ट्रेटा। तो पहला वर्ड यही है कि जब स्टिफ स्ट्रेटा अवेलेबल होगा तभी इस पाइल को बनाएंगे। और ये एंड बियरिंग रेजिस्टेंस दे रही है, क्यू ऑफ एंड बियरिंग। कौन सा रेजिस्टेंस लग रहा है, क्यू ऑफ एंड बियरिंग। ऊपर लग रहा है क्यू अल्टीमेट लोड ऑन पाइल, ये लग रहा है क्यू अल्टीमेट लोड ऑन पाइल। और ये है आपकी सॉइल मास, ये आपकी सॉइल मास, और दिस इज द ग्राउंड लेवल। ये एंड बियरिंग एक्शन से। स्किन फ्रिक्शन की बात करें तो ये पाइल है, ये पाइल कहाँ कंस्ट्रक्ट की जाएगी, जहां पे हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल या स्टिफ स्ट्रेटा अवेलेबल ना हो। क्यू ऑफ स्किन फ्रिक्शन, जहां पे क्या लग रहा है, स्किन फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है साइड से, ठीक है। जहां पे साइड से जो सॉइल मास है ये रेजिस्ट कर रही है किसको, इस फोर्स को। तो स्किन फ्रिक्शन ये सॉफ्ट स्ट्रेटा में, सॉफ्ट स्ट्रेटा में इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सॉफ्ट स्ट्रेटा होगा तो इस तरह का हमें दिखेगा, जब हार्ड स्ट्रेटा होगा या स्टिफ स्ट्रेटा होगा तो हमें कुछ इस तरह की पाइल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। एंड बियरिंग पाइल और ये स्किन फ्रिक्शन पाइल। इसमें जो सॉइल है, ये जो इसके आसपास जो सॉइल है, इट विल एक्सर्ट स्किन फ्रिक्शन over the pile to resist the
लोड विच इज एक्टिंग ओवर दैट पर्टिकुलर पाइल। तो यहाँ पे जो ये सॉइल है, इस सॉइल जो है ये रेजिस्ट कर रही है किसको, जो ऊपर से आ रहा है लोड, अल्टीमेट लोड ऑन द पाइल बाय द स्किन फ्रिक्शन, साइड से स्किन फ्रिक्शन लगा रही है। कभी आपने देखा है, आप कभी घूमने गए हो कहीं बीच साइड पे अगर गए हो, वहां पे आपने देखा है कभी अगर आप हाथ अपना या अपना पैर मिट्टी के अंदर डाल देते तो वहां से निकालने में बड़ा मुश्किल होता है, वहां से निकालने में बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सर वहां पे स्किन फ्रिक्शन लग रहा होता है, मतलब साइड से जो हमारा जो लेग है उसके साइड में जो सॉइल है वो क्या कर देती है, एक तरह से स्किन फ्रिक्शन लगाती है। तो वो जो आप बाहर की तरफ खींचोगे, ये कहाँ जा रही है? अब अभी तो ये नीचे की तरफ जा रही है, लोड लग रहा है बिल्डिंग का, डाउनवर्ड जा रही है तो स्किन फ्रिक्शन अपवर्ड लग रहा है। आप जब बाहर की तरफ खींचोगे तो वहां पे स्किन फ्रिक्शन का लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन। और ये होता है एंड बेयरिंग। स्टिफ स्टार्ट है तो नीचे से क्या कर रहा है, लोड आ रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है बस। अब आते हैं, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल। अब आते हैं एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल, जिसमें दोनों एक्शन होंगे, इसमें दोनों एक्शन होंगे। यहां से लग रहा है आपका क्यूबी एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, और साइड से क्या लग रहा है, यहाँ से क्या लग रहा है, यहाँ से क्यू एस स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। जहां पे एंड बियरिंग और स्किन फ्रिक्शन दोनों लगता हो वहां पे, इसको बोलते हैं यहाँ पे कैसा है, स्ट्रिप स्ट्रेटा है। और ये क्या है आपकी सॉइल मास है, इसको बोलते हैं एंड बियरिंग एंड स्किन फ्रिक्शन पाइल। इसको क्या कहते हैं, एंड बियरिंग एंड स्किन फ्रिक्शन पाइल के, जिसमें एंड बियरिंग रेजिस्टेंस भी लग रहा है और साइड से सॉइल मास क्या कर रही है, स्किन फ्रिक्शन भी अप्लाई कर रही है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन का मतलब है किस पर्पस के लिए उस फाइल को बनाया जा रहा है, क्या फंक्शन है उस फाइल को बनाने का, उसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइप्स में से डिराइव करते हैं। पहला लिखिएगा कॉम्पैक्शन पाइल, कॉम्पैक्शन पाइल। नेक्स्ट टेंशन पाइल, जिसको बोलते हैं अपलिफ्ट पाइल। ठीक है, कॉम्पैक्शन पाइल, टेंशन या अपलिफ्ट पाइल, शीट पाइल, फेंडर पाइल, एनकरेज पाइल, पाइल एंड बैटन पाइल, बैटर पाइल। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कॉम्पैक्शन पाइल। नेक्स्ट जो है आपकी टेंशन और अपलिफ्ट पाइल, शीट पाइल, फेंडर पाइल, एनकरेज पाइल, या एंकर पाइल लिख दो, एनकरेज की जगह एंकर भी बोल सकते हैं, एंकर पाइल, एंकर पाइल और बैटन पाइल। कॉम्पैक्शन पाइल होता है टू कॉम्पैक्ट लूज सॉइल, इसलिए यूज आता है, इसका काम होता है टू कॉम्पैक्ट, टू कॉम्पैक्ट लूज सॉइल। लूज सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए हम कॉम्पैक्शन पाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, यह यूज होती है जहां पे अपलिफ्ट फोर्सेस यूज होते हैं, दोज स्ट्रक्चर इट्स सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट प्रेशर, इस पे अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा हो। ठीक है, शीट पाइल, शीट पाइल का यूज होता है टू रिटेनिंग बैकफिल ऑफ सॉइल, यूज टू रिटेन बैकफिल ऑफ सॉइल या मिनिमाइज सीपेज। सीपेज के अंदर भी पढ़ा था अपन ने, मिनिमाइज सीपेज, सीपेज को यूज करने के लिए अपन ने पढ़ा था, वहां पे कौन सी शीट पाइल यूज करते हैं, कट ऑफ फॉल या शीट पाइल। नेक्स्ट आते हैं फेंडर पाइल पे। फेंडर पाइल की अगर बात की जाए, टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर, टू प्रोटेक्ट
वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर, जहां पे शिप्स हुआ, वेव्स हुआ, उनके इम्पैक्ट जहां पे आते हैं उस स्ट्रक्चर में, वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर मतलब रिजर्वायर, डैम, हर जगह अपन क्या बनाते हैं, फेंडर पाइल बनाते हैं। तो वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एनकरेज पाइल यूज टू प्रोटेक्ट, यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पुल, जहां पे हॉरिजॉन्टल पुल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, उसको बैलेंस, उसको न्यूट्रलाइज और उसको मिनिमाइज करने के लिए एनकरेज पाइल का यूज किया जाता है। ये जो होती है बैटन पाइल, यूज्ड व्हेन द फोर्सेस आर हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड इन नेचर, और इंक्लाइंड इंक्लाइंड इन नेचर, कि जब किसी स्ट्रक्चर पे हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड फोर्सेस आ रहे हो, व्हेन द फोर्सेस आर हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड इन नेचर, देन बैटन पाइल इज प्रोवाइडेड। बैटन पाइल प्रोवाइड करते हैं इंक्लाइंड डायरेक्शन में, इंक्लाइंड डायरेक्शन में इसको प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरह से। ये पाइल है और इसको सपोर्ट, ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के इंक्लाइंड डायरेक्शन में इसको प्रोवाइड करते हैं, जो होती है आपकी बैटन पाइल, इंक्लाइंड डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? अब आते हैं नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल डिस्प्लेसमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल डिस्प्लेसमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल डिस्प्लेसमेंट, इसमें लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट पाइल और एक होती है नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल। डिस्प्लेसमेंट पाइल और एक होती है नॉन डिस्प्लेसमेंट। एक होती है डिस्प्लेसमेंट पाइल और एक होती है नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट पाइल की, इसमें कॉजेज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टरबेंस ऑफ स्ट्रक्चर। कॉजेज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टरबेंस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सॉइल का या डिस्टरबेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल ड्रिवन पाइल, ड्रिवन पाइल इसका एग्जाम्पल है। ड्रिवन पाइल जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल ड्रिवन पाइल। इसी तरह से नॉन डिस्प्लेसमेंट, डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट, इसमें डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टरबेंस ऑफ स्ट्रक्चर। तो बोर्ड पाइल, बोर्ड पाइल ड्रिवन रखा और उसको ड्रिवन कर दिया हैमर या किसी भी मैकेनिकल इंपैक्ट से, तो ड्रिवन पाइल में सॉइल साइड की क्या हो जाएगी सर, डिस्प्लेस या डिस्टर्ब हो जाएगी। नॉन डिस्प्लेस में बोर किया और अंदर पाइल को प्लेस कर दिया और साइड में कॉन्क्रीटिंग कर दिया। क्लियर हुआ? अब आते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, मटेरियल की अगर बेसिस पे बात करें तो फर्स्ट लिखिएगा टिम्बर पाइल, टिम्बर की होती हैं टिम्बर पाइल, स्टील पाइल, कंक्रीट पाइल और कास्ट आयरन पाइल। तो ऑन दी basis of material, piles are classified into timber, steel, concrete and cast iron. अब देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन की मेथड की बात करते हैं, उसके बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया है। फर्स्ट लिखिएगा ड्रिवन पाइल, ड्रिवन पाइल,
ड्रिवन पाइल में लिखिएगा ड्रिवन थ्रू डायनामिक एक्शन, जिसमें क्या करते हैं, ड्रिवन थ्रू, अभी जो बताया था मैंने, डायनामिक एक्शन से एक्शन, ठीक है, ड्रिवन थ्रू डायनामिक एक्शन। सेकंड, सेकंड लिखिएगा ड्रिवन एंड कास्ट इन सिटू, ड्रिवन एंड कास्ट इन सिटू का मतलब ऑन साइट, कास्ट इन सिटू का मतलब ऑन साइट। और थर्ड होती है बोर्ड एंड कास्ट इन सिटू, पहले बोरिंग करेंगे मतलब होल बनाएंगे और फिर वहां कास्टिंग करेंगे, एंड कास्ट इन सिटू, ठीक है। अगर अब बात करें इनका, ठीक है, ड्रिवन एंड कास्ट इन सिटू, यहाँ पे बोर्ड करेंगे और उसके बाद में वहां पे कंक्रीटिंग फिल करेंगे, मतलब ऑन साइट पे हम जाके क्या करेंगे, उस पाइल को बनाएंगे। तो मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन हुआ। अब आते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी एट विच पाइल नाइदर फेल्स इन पंचिंग शियर नॉन इन एक्सेसिव सेटलमेंट। यहाँ पे आता है पंचिंग शियर, ठीक है, जनरल और लोकल फेलियर पढ़े थे अपन ने। पंचिंग फेलियर कहाँ पढ़ा था, डीप के अंदर, और जनरल लोकल किसके अंदर, शियर स्ट्रेंथ के अंदर। तो लिखिएगा इट इज द मैक्सिमम लोड विच इट कैन कैरी, इट इज द मैक्सिमम लोड which it can carry without shear failure or excessive settlement, without shear failure। और ये shear failure कौन सा होता है, पंचिंग shear failure, पंचिंग shear failure and excessive settlement, जिसमें ना तो सॉइल shear में फेल करे, पंचिंग shear में नहीं, एक्सेसिव सेटलमेंट है, उसे बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। क्यू यू पी, जो कि हम उस पाइल पे लगा रहे थे जब हमने देखा था उसका लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, क्यू यू पी, ठीक है। तो ये जो क्यू यू पी होता है, ये क्यू ऑफ एंड बियरिंग प्लस क्यू ऑफ स्किन फ्रिक्शन, एस लिखा था तो एस लिख देना, जो वहां टर्म लिखी थी एंड बियरिंग और स्किन फ्रिक्शन, दोनों का सम होता है एंड बियरिंग और स्किन फ्रिक्शन, क्यू ई बी और क्यू एस एफ। तो यहाँ पे लिखिए क्यू ई बी, क्यू ई बी का मतलब है रेजिस्टेंस ड्यू टू एंड बियरिंग, due to end bearing, and here QSF is equals to resistance due to skin friction, resistance due to end bearing and resistance due to skin friction। क्लियर हुआ। अब आते हैं अलायबल लोड ऑन पाइल। नेक्स्ट इज अलायबल लोड ऑन पाइल। अलायबल लोड की बात करें तो Q अलायबल लोड ऑन पाइल इज इक्वल टू Q अल्टीमेट लोड ऑन पाइल डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये होता है फॉर्मूला। अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, अलायबल लोड ऑफ पाइल कैलकुलेट करना है, तो अल्टीमेट लोड ऑफ पाइल डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, 2.5 से 4 कंसिडर की जाती है। कितनी, 2.5 से 4। अगर नहीं गिवन है तो जनरली हम प्रिफर करते हैं 2.5, ठीक है, जनरली हम प्रेफर करते हैं 2.5। अब आते हैं मेथड्स टू डिटरमाइन पाइल लोड कैपेसिटी। मेथड्स टू डिटरमाइन पाइल लोड कैपेसिटी। पाइल लोड कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के मेथड्स की बात आती है। लिखिएगा फर्स्ट, अगर मेथड की बात करें
फर्स्ट अगर मेथड की बात करें लिखा स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड। सेकंड लिखिएगा डायनामिक मेथड, स्टैटिक मेथड, डायनामिक मेथड। और थर्ड लिखिएगा आप फील्ड मेथड, फील्ड मेथड। ये जो फील्ड मेथड होते हैं ये फर्दर थ्री टाइप्स के होते हैं फील्ड मेथड। तो लिखिएगा इसके अंदर पाइल लोड टेस्ट, पाइल लोड टेस्ट, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट है पेनिट्रेशन टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट। तो क्या कहा कि मेथड्स डिटरमाइनिंग पाइल लोड कैपेसिटी कौन कौन से, स्टैटिक, डायनामिक और फील्ड मेथड। और फील्ड मेथड जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। स्टैटिक मेथड किसके लिए सुटेबल होता है, स्टैटिक मेथड किसके लिए सुटेबल होता है, फॉर कोहेसिव सॉइल, फॉर कोहेसिव सॉइल। और डायनामिक होता है फॉर कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल के अंदर आते हैं सॉइल एंड ग्रेवल, और सैंड एंड ग्रेवल। कोहेजिव में सिल्ट एंड क्ले। क्लियर हुआ। फिर आते हैं अपन स्टैटिक मेथड पे। फर्स्ट आते हैं अपन स्टैटिक मेथड पे। स्टैटिक मेथड की अगर बात करें तो Q अल्टीमेट लोड ऑन पाइल इज इक्वल टू Q ऑफ एंड बियरिंग प्लस Q ऑफ स्किन फ्रिक्शन। और Q ऑफ एंड बियरिंग और Q ऑफ स्किन फ्रिक्शन। और ये Q ऑफ एंड बियरिंग क्या होता है, QB इंटू ए बी प्लस QS इंटू AS। ये होता है फॉर्मूला। अगर हम बात करेंगे सर यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे QB क्या है, QS क्या है, AB क्या है और AS क्या है, तो ये यूनिट एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, ये क्या है, यूनिट एंड बियरिंग रेजिस्टेंस है। क्या है, यूनिट एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। ये है यूनिट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। ये है एरिया ऑफ एंड बियरिंग, एरिया ऑफ एंड बियरिंग एंड एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन। डन। तो QB यूनिट एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, QS यूनिट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, AB एरिया ऑफ एंड बियरिंग और AS इज द एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन। अब देखिएगा अब आते हैं AB एरिया ऑफ एंड बियरिंग। हमें पता है कि सर ये जो पाइल है इस पाइल के नीचे स्टिफ स्ट्रेटा से जो लगाते हैं ये होता है आपका एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। और इसके जो करस्पॉन्डिंग एरिया है, अगर दो तरह की पाइल होगी, अगर दो तरह की पाइल होगी, कौन सी, अगर या तो रेक्टेंगुलर है और हम या क्या मान रहे हैं कि सर्कुलर पाइल है, सर्कुलर पाइल है जहाँ पे एंड बियरिंग रेजिस्टेंस लग रहा है, या तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल का एक तो स्क्वायर है या सर्कुलर है। तो स्क्वायर अगर होगी और अगर सर्कुलर होगा तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर का फॉर्मूला बी स्क्वायर और ये पाई बाय 4 ऑफ डी स्क्वायर। बी क्या है, ये साइड्स है, ये बी क्या है, स्क्वायर की साइड्स है। और ये डी क्या है, ये डायामीटर है। क्लियर हुआ। एंड बियरिंग नीचे से लगने वाला एंड बियरिंग, तो क्या हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया पाई बाय 4 ऑफ डी स्क्वायर। बट अगर जब स्किन फ्रिक्शन की बात करेंगे तो स्किन फ्रिक्शन में कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, अगर स्किन फ्रिक्शन की बात करेंगे तो सर ये साइड से लगने वाले को बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन। इस साइड से जो लग रहा है इसको क्या कह रहे हैं, स्किन फ्रिक्शन कह रहे हैं। और यहाँ पे भी इस साइड से जो लग रहा है इसको बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या आएगा, पेरीमीटर इनटू लेंथ। ये क्या होता है,
पेरीमीटर इनटू लेंथ, तो स्क्वायर और सर्कुलर, सर्कल के अंदर देखिएगा पेरीमीटर पाई डी, लेंथ कौन सी, ये लेंथ जितने तक ये स्किन फ्रिक्शन लग रहा है, इसमें 4b, लेंथ कितनी, ये जो लेंथ है जहां तक स्किन फ्रिक्शन लग रहा है, बस यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है हमारा, 4bl और पाई डी एल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर आपका, Q अल्टीमेट लोड ऑन पाइल इज इक्वल टू 9 अल्फा, 9 CU AB, 9 CU AB प्लस अल्फा CU बार AS, 9 CU AB और अल्फा CU बार AS। CU क्या है, कोहेजन है, और अल्फा क्या है, एडहेजन फैक्टर, ये है एडहेजन फैक्टर, क्वेश्चन में गिवन होगा, इस पे आता है अपने गेट में न्यूमेरिकल, ठीक है, 9 CU AB प्लस अल्फा CU बार AS। फिर आते हैं अपन सेकंड डायनामिक मेथड पे, डायनामिक मेथड के ऊपर हम आते हैं। डायनामिक मेथड में देखिएगा पहला मेथड जो होता है वो होता है आपका इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला, इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला, फॉर्मूला, और एक होता है आपका हिलीज फॉर्मूला, एक होता है हिलीज फॉर्मूला, एक होता है हिलीज फॉर्मूला, इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला, और एक होता है हिलीज फॉर्मूला। अब आते हैं अपन सबसे पहले इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूले पे। फर्स्ट इज इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला, क्या होता है, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, Q अल्टीमेट लोड ऑन पाइल WH अपॉन में S प्लस सी, WH अपॉन में S प्लस सी। अगर हम बात करें कि हमें निकालना है अलाइबल लोड ऑन पाइल, तो क्या होता है, अल्टीमेट लोड ऑन पाइल डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो होगा WH अपॉन में 6 हो जाती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, याद रखिएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाती है, 6 लेते हैं किसके अंदर, इन इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला के अंदर। W इज दी वेट ऑफ द हैमर, वेट ऑफ द हैमर, H इज दी हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर, इसे बोलते हैं फ्री फॉल हाइट, फ्री फॉल हाइट ऑफ हैमर। S इज दी सेट पर पेनिट्रेशन और सेट पर ब्लोज, पेनिट्रेशन और सेट पर ब्लोज, और C इज दी कांस्टेंट, C इज दी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट में याद रखिएगा ड्रॉप हैमर के लिए 2.5 और स्टीम हैमर के लिए पॉइंट, तो दो होते हैं, ड्रॉप हैमर 2.5 और स्टीम हैमर 0.25, 2.5 और इसके लिए 0.25। फिर आते हैं अपन हिलीज फॉर्मूले पे, सेकंड बात करेंगे हिलीज फॉर्मूला। हिलीज फॉर्मूले की अगर बात करें तो Q अल्टीमेट लोड ऑन पाइल, तो नीटा H, ठीक है, नीटा H, नीटा B, WH अपॉन में S प्लस C/2, ये होता है आपका हिलीज फॉर्मूला। यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो कितना लेंगे, जब हमारे को अल्टीमेट लोड ऑन पाइल निकालना होगा तो अलाउबल लोड ऑन पाइल, तो अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना, यहाँ पे 3 लेते हैं, ठीक है। नीटा H एफिशिएंसी ऑफ हैमर, ये एफिशिएंसी ऑफ हैमर, नीटा B एफिशिएंसी ऑफ ब्लोज, बाकी सब चीजें वही, नीटा H और नीटा B।
फिर आते हैं अंडर रीम्ड पाइल पे। अंडर रीम्ड पाइल कहां पे बनाई जाती है? ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल या बेंटोनाइट सॉइल पे। कहाँ बनाते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल या बेंटोनाइट सॉइल पे से बनाते हैं। रेशियो ऑफ, ये कैसी होती है? कास्ट इन सीटू। कास्ट इन सीटू मतलब ऑन साइड ही बनती है। कास्ट इन सीटू पाइल होती है, ये ऑन साइड ही बनती है, प्रीकास्ट पाइल नहीं होती, बनी बनाई पाइल नहीं होती, वहीं बनाई जाती है। फिर जो होता है BU बाय बी, ये कितना होता है? 2.5। BU क्या है? डाया ऑफ बल्ब, और बी जो है डाया ऑफ शाफ्ट है। अभी डायग्राम में देखेंगे, डाया ऑफ बल्ब और डाया ऑफ शाफ्ट। डाया ऑफ बल्ब जो होता है 2.5 गुना होता है, 2.5 टाइम्स होता है डाया ऑफ दी शाफ्ट के। और स्पेसिंग जो है शुड नॉट बी लेस देन, मिनिमम स्पेसिंग जो है बिटवीन दी बल्ब्स शुड नॉट बी लेस देन कितना? 1.5 ऑफ BU। कितना कम? इससे कम नहीं होनी चाहिए, 1.5 ऑफ BU से कम नहीं होनी चाहिए। क्या चीज? मिनिमम स्पेसिंग, मतलब एक बल्ब से दूसरे बल्ब के बीच की डिस्टेंस। अब आते हैं अपन पहला, सिंगल बल्ब। सिंगल बल्ब जिसमें एक ही बल्ब हो, किस तरह से? कि सर ये ग्राउंड है और यहाँ पे जो हमारी पाइल थी इस पे ऊपर लग रहा है लोड, और ये है हमारा एक सिंगल बल्ब। ये है सिंगल बल्ब, ये हो गया BU, ये हो गया B। यहाँ से लग रहा है एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, और साइड से लग रहा है स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। ये Q स्किन फ्रिक्शन और Q ऑफ स्किन फ्रिक्शन यहाँ पे भी, और Q ऑफ एंड बियरिंग। क्लियर हुआ? तो इस केस में क्या हो जाएगा कि Q अल्टीमेट लोड ऑन पाइल इज इक्वल टू Q ऑफ एंड बियरिंग प्लस Q ऑफ स्किन फ्रिक्शन, और हमें ये पता है QB AB प्लस QS AS होता है। हमें क्या करना है? QB और AB, तो हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया ऑफ एंड बियरिंग कितना होगा? π/4 ऑफ BU का स्क्वायर, क्योंकि पूरा का पूरा ये पोर्शन क्या करेगा? इस क्या लगाएगा? आपका एंड बियरिंग रेजिस्टेंस लगाएगा, तो π/4 ऑफ BU का स्क्वायर। और अगर बात करें स्किन फ्रिक्शन, तो स्किन फ्रिक्शन में क्या होगा? πBL। स्किन फ्रिक्शन कौन लगाएगा? बल्ब के साथ साथ लगाएंगे, तो πBL। क्लियर हुआ सभी को? नोट करिए। बाकी QB ये भी वही होगा, 9C और अल्फा C बार। QB क्या होगा? 9C, और QS क्या होगा? अल्फा C बार, मतलब एडिशन फैक्टर इनटू कोहेजन। फिर आते हैं मल्टी बल्ब पे। सेकंड आते हैं अपन मल्टी बल्ब। मल्टी बल्ब का मीनिंग है सर एक या एक से ज्यादा बल्ब हो, ठीक है, उसे बोलते हैं मल्टी बल्ब। ये हुआ, फिर कुछ डिस्टेंस के बाद में अगेन ये हुआ, तो ये है मल्टी बल्ब। यहां से इस पे लग रहा है क्या? एंड बियरिंग। साइड से इस पे क्या लग रहा है? साइड से इस पे क्या लग रहा है? स्किन फ्रिक्शन। स्किन फ्रिक्शन यहाँ से लग रहा है स्किन फ्रिक्शन। यहाँ से इसके सेंटर तक की लेंथ L1 है, और रिमेनिंग जितनी लेंथ है ये L2 है। ये BU है डायामीटर ऑफ दी बल्ब, और ये B है डायामीटर ऑफ दी शाफ्ट। ये BU और B क्या है समझ में आ गया? L1 ग्राउंड लेवल से सेंटर ऑफ दी फर्स्ट बल्ब इज L1, और उसके बाद में L2 है। तो बात करें, Q अल्टीमेट लोड ऑन पाइल इज इक्वल टू Q ऑफ एंड बियरिंग प्लस Q ऑफ स्किन फ्रिक्शन 1 प्लस Q ऑफ स्किन फ्रिक्शन 2। यहाँ पे लग रहा है स्किन फ्रिक्शन 1, यहाँ पे लग रहा है स्किन फ्रिक्शन 1, और यहाँ पे लग रहा है स्किन फ्रिक्शन 2। यहाँ तक क्या लग रहा है? स्किन फ्रिक्शन 1, और इसके बाद क्या लग रहा है? स्किन फ्रिक्शन 2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए बी AS1 और AS2 की, देखिएगा क्या होगा? ए बी तो वही π/4 ऑफ BU का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा?
π/4 ऑफ BU का होल स्क्वायर होगा। अगर स्किन फ्रिक्शन साइड से लगेगा और 1 की बात करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, πB, क्या आएगा, πB/L1। ये πB/L1। और इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे कन्फाइनमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरी जो सॉइल है, ये पूरी की पूरी सॉइल कन्फाइन हो गई, तो ये पूरा ही क्या करेगा, स्किन फ्रिक्शन लगाएगा। तो πBU और यहाँ पे आएगा L2। ठीक है, BU और यहाँ पे B और यहाँ पे BU, यही ध्यान रखना है कि कहाँ पे B आएगा और कहाँ पे BU आएगा। क्लियर हुआ? तो जहां पे ये पूरी की पूरी सॉइल मास, ये पूरी की पूरी सॉइल मास किसमें कंट्रीब्यूट करेगी, स्किन फ्रिक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे डायमीटर भी क्या लोगे, BU लोगे। तो सेकंड पोर्शन के लिए BU आएगा और फर्स्ट के लिए B आएगा। और π/4 ऑफ BU उसका स्किन एंड बियरिंग रेजिस्टेंस तो कौन, ये पूरा सरफेस एरिया पूरा का पूरा लगाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे अगर बात करें QB, QB 9C, QS1 और QS2 और QS2, तो ये α1 C बार और α2 C बार। α2 की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है, याद रखिएगा। इट इज ऑलवेज टेकन एज 1, इट इज ऑलवेज टेकन एज 1। क्लियर? अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन में क्या होती है कि टॉप की सॉइल कैसे हो सर, लूज हो। ये मैं आपको एक डायग्राम बना के बता रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, टॉप की सॉइल ये लूज सॉइल है, लूज सॉइल है। उसके बाद कुछ डेप्थ के बाद में डेंस सॉइल आपकी एग्जिस्ट करती है। अगर इस तरह की फॉर्मेशन पे अगर हम क्या बनाएंगे, अगर इस तरह की फॉर्मेशन पे अगर हम पाइल बनाएंगे, इस पाइल के एंड से तो क्या लग रहा है, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, और साइड से लगता है स्किन फ्रिक्शन, पर लूज सॉइल है और ऊपर से लग रहा है अल्टीमेट लोड ऑन पाइल। तो सॉइल नीचे की तरफ क्या करेगी, जाएगी। तो यहाँ पे स्किन फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रहा है इसको, क्योंकि हार्ड सॉइल है। बट इन द केस ऑफ बट इन द केस ऑफ लूज सॉइल, ये सॉइल भी मूव करने लग जाएगी स्पाइल के साथ, और दिस इज नोन एज द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। इसी को कहते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। when soil moves along with the pile or in the direction of the load, this is known as the negative skin friction। जबकि करना क्या चाहिए सर, इसको अपोज करना चाहिए। जब लोड नीचे लग रहा है तो रेजिस्ट करना चाहिए था, बट क्यों नहीं करा, क्योंकि लूज सेचुरेटेड सॉइल थी, लूज सॉइल थी, वहां पे लूज सॉइल थी या सॉफ्ट सॉइल थी, या कैसी थी, सॉफ्ट सॉइल होगी। उस केस में ये क्या करेगी, डाउनवर्ड ड्रैग एक्टिंग होता है। ये क्या एक तरह का डाउनवर्ड ड्रैग है जो कि एक्टिंग हो रहा है पाइल पे। दिस इज द डाउनवर्ड ड्रैगिंग एक्टिंग ओवर अ पाइल टू द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन पाइल एंड द सराउंडिंग सॉइल। ये क्या है आपकी, ये सॉइल है आपकी। ठीक है, गुड। अब क्यों होता है सर ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, रीजन देखिएगा। पहला रीजन, दूसरा और तीसरा, 3 रीजन होते हैं। पहला तो क्या, सडन ड्रॉ डाउन हो जाए, वाटर टेबल एकदम से फॉल कर जाए, या आसपास की सॉइल पे हम क्या लगा दें, ओवरबर्डन प्रेशर एक्सीड कर दें। ठीक है, या फिर डिस्टर्बेंस होता है ड्यू टू अर्थक्वेक। तो लिखिएगा इंक्रीज इन सरचार्ज ओवर सराउंडिंग सॉइल। या तो क्या कर दें, इंक्रीज इन सरचार्ज मतलब ओवरबर्डन प्रेशर, इंक्रीज इन सरचार्ज ओवर अ सराउंडिंग सॉइल। सराउंडिंग सॉइल पे सरचार्ज बढ़ा दें तो अपने आप वो क्या करेगा, सेटल हो जाएगी, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन लगेगा। सेकंड, लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल सडनली लोअर कर जाए, या फिर डिस्टर्बेंस ड्यू टू अर्थक्वेक और डायनामिक एक्शन, अर्थक्वेक और डायनामिक एक्शन, जहां पे ब्लास्टिंग वगैरह हो गई, तो वहां पे क्या कर जाएगा,
डिस्टर्बेंस हो जाएगा, उसके कारण भी क्या होगा, ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कॉज करेगा। फिर आते हैं अपन ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल। ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल क्या होता है? सपोज करिए कि यहाँ पे एक यह है पाइल कैप, पाइल कैप, और इस पाइल कैप के नीचे क्या है, ये नंबर ऑफ पाइल्स हो रही हैं, और उसके ऊपर, इसके ऊपर इसे फ्लाईओवर होता है, ये पियर होता है, और पियर के नीचे पाइल कैप होती है, और पाइल कैप के नीचे हम नंबर ऑफ पाइल लगा देते हैं। तो पाइल कैप का काम क्या होता है? पहली बात तो पाइल कैप का काम होता है कि ट्रांसफर करना लोड, टू स्प्रेड लोड टू ऑल पाइल, यूज टू यूज टू स्प्रेड स्प्रेड लोड टू ऑल पाइल्स, कि ऑल पाइल्स पे लोड को स्प्रेड करना है। ग्रुप एक्शन के लिए मिनिमम 3 पाइल्स रिक्वायर्ड है, मिनिमम 3 पाइल की रिक्वायरमेंट होती है ग्रुप एक्शन के लिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें तो यहाँ पे एक आइसो बार बनता है, हमने पढ़ा था, ये आइसो बार बनता है, और ये आइसो बार क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और ये हो गया ग्रुप एक्शन का। ये जो है ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल फाइल का आइसो बार है, और ये है आइसो बार ऑफ ग्रुप ऑफ फाइल, ग्रुप ऑफ फाइल का ग्रुप ऑफ फाइल का आइसो बार है, ये ग्रुप ऑफ फाइल का आइसो बार है। ये है इनके बीच में स्पेसिंग, ये है इनके बीच में स्पेसिंग। क्लियर हुआ? स्पेसिंग कितनी होगी? स्पेसिंग होगी 2.5 D2, 2.5 D2 3D, 2.5 D से 3D के बीच में होगी आपकी क्या, स्पेसिंग। याद रखिएगा, स्पेसिंग 2.5 से 3D होगी। मोस्ट कॉमन ग्रुप जो होता है भाई, मोस्ट कॉमन ग्रुप कौन सा होता है? स्क्वायर। मोस्ट कॉमन ग्रुप कौन सा होता है? स्क्वायर ग्रुप होता है। मोस्ट कॉमन ग्रुप कौन सा होता है? स्क्वायर होता है। तो लिखिएगा मिनिमम स्पेसिंग जो है किसके अंदर, फर्स्ट इज फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल में मिनिमम स्पेसिंग कितनी होती है? 3D। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसको बोलते हैं बियरिंग पाइल। बियरिंग पाइल में कितनी होती है? 2.5D, 2.5D। क्लियर हुआ? अब आते हैं अल्टीमेट अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप फाइल। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप फाइल, ग्रुप फाइल की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा? तो Q अल्टीमेट लोड ऑफ ग्रुप फाइल इज इक्वल टू वही Q ऑफ एंड बियरिंग, Q ऑफ एंड बियरिंग एरिया ऑफ एंड बियरिंग प्लस Q ऑफ स्किन फ्रिक्शन एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे QB तो हो गया आपको 9C, और QS हो गया अल्फा C बार। एरिया ऑफ एंड बियरिंग B² और एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन 4BL, क्योंकि स्क्वायर पाइल होता है, कॉमन शेप कौन सा था? स्क्वायर पाइल होता है। अब यहाँ पे पूरा कंसेप्ट है इस बी को निकालना, इस पूरा कंसेप्ट है बी को निकालना, मतलब साइज ऑफ द पाइल ग्रुप, कि ये स्क्वायर शेप है और इसके अंदर पाइल हमारी प्लेस्ड है, ये स्क्वायर शेप है, यहाँ पे हमारी पाइल प्लेस्ड है। तो यहाँ पे ये बी निकालना है, ये बी कितना होगा? तो एस, ये कितना होगा? एस n-1 प्लस डी, एस n-1
प्लस डी। एस जो है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, एस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन दी पाइल है ये, ठीक है। एन अगर बात करें तो एन है आपका नंबर ऑफ पाइल, नंबर ऑफ पाइल है, एन क्या है, नंबर ऑफ पाइल। डी की अगर बात करें तो डाया ऑफ पाइल है, पाइल है। इस पे भी आता है अपने गेट में क्वेश्चन, ठीक है, ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल से। फिर आते हैं ग्रुप एफिशिएंसी पे। ग्रुप एफिशिएंसी पे आते हैं। ग्रुप एफिशिएंसी मतलब नीटा जी, Q ultimate load on the group upon में n into Q ultimate load on the individual pile, Q UG upon में n Q UP। ये अल्टीमेट लोड ऑन पाइल ग्रुप, ये क्या है, अल्टीमेट लोड ऑन पाइल ग्रुप। ये n इज दी नंबर ऑफ पाइल्स, कितनी है इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप एक्शन, कितनी पाइल है, और ये अल्टीमेट लोड ऑन अ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पाइल। क्लियर हुआ, ग्रुप एफिशिएंसी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ग्रुप सेटलमेंट रेशो, लास्ट टॉपिक है इसका, ग्रुप सेटलमेंट रेशो। ग्रुप सेटलमेंट रेशो एस आर, ग्रुप सेटलमेंट रेशो इज रिप्रेजेंटेड बाय एस आर। ये होता है एस जी अपॉन में एस आई, इट इज द रेशियो ऑफ एस जी अपॉन में एस आई। एस जी होता है सेटलमेंट ऑफ फाइल ग्रुप, सेटलमेंट ऑफ फाइल ग्रुप, और ये होता है सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल फाइल। ये हुआ, ये तो सेटलमेंट ऑफ फाइल ग्रुप और ये तो सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल फाइल। क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पे, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। नेक्स्ट यूनिट है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, स्लोप क्या होता है और स्टेबिलिटी क्या होता है, देखिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ द सोइल स्लोप में जो भी एम्बैंकमेंट जो भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं डैम के साइड में या आपके फ्लाईओवर्स के साइड में, तो उनकी स्टेबिलिटी चेक की जाती है। स्लोप्स होते हैं दो तरह के, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट स्लोप पैरेलल होगा सरफेस के और ग्रेट एक्सटेंट तक होगा, और फाइनाइट स्लोप लिमिटेड एक्सटेंट में होगा, लिमिटेड एक्सटेंट में होगा, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा कॉजेज ऑफ स्लोप फेलियर, कि क्या कॉज होंगे स्लोप फेलियर के, कॉजेज ऑफ स्लोप फेलियर। एक तो होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक तो होता है एक्सटर्नल कॉज और एक होता है इंटरनल कॉज, इंटरनल कॉज स्लोप के फेल होने का। एक्सटर्नल के अंदर ग्रेविटी फोर्स हो गया, अर्थक्वेक फोर्स हो गया, सीपेज फोर्स हो गया, कौन सा, ग्रेविटी फोर्स हो गया, अर्थक्वेक फोर्स हो गया, सीपेज फोर्स हो गया, ठीक है। और इंटरनल की अगर बात करें, ठीक है, इंटरनल की बात करें तो एक्सिस पोर्टर प्रेशर, लीचिंग, सॉफ्टनिंग, एक्सिस पोर वाटर प्रेशर, लीचिंग, सॉफ्टनिंग,
ये सभी क्या है, ये इंटरनल कॉजेस हैं स्लोप फेलियर के। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्लोप की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्लोप की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप कितने तरह का होता है। एक तो होता है आपका फाइनाइट स्लोप और एक होता है इनफाइनाइट स्लोप। एक होता है इनफाइनाइट स्लोप, एक होता है फाइनाइट स्लोप और एक होता है इनफाइनाइट स्लोप। इनफाइनाइट स्लोप देखिएगा पैरेलल टू दी सरफेस होता है। क्या होता है, सरफेस के पैरेलल होगा। यहाँ पे जो सॉइल होती है ये क्या करेगी, ये स्लाइड करने लग जाती है टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड इज पैरेलल टू दी फेलियर। तो ये होता है फेलियर प्लेन। इसमें क्या होता है, ये जो है आपकी सॉइल ये स्लाइड करती है और ये पैरेलल रहती है इनफाइनाइट स्लोप में अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यहां से ये जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं स्लोप एंगल आई। ये इनफाइनाइट स्लोप की बात करते हैं। फेलियर कैसा होगा, फेलियर इज पैरेलल टू दी सरफेस, टू दी सरफेस। फेलियर क्या होगा, सरफेस के पैरेलल होगा। फेलियर इज पैरेलल टू दी सरफेस ड्यू टू दी स्लाइडिंग। किसके कारण होगा, ड्यू टू दी स्लाइडिंग ऑफ सॉइल मास, स्लाइडिंग ऑफ सॉइल मास। तो ये तो बात हो गई किसकी, इनफाइनाइट स्लोप की। इनफाइनाइट स्लोप की पैरेलल होगा सरफेस के, और किसके कारण होगा, स्लाइडिंग के कारण होगा। अब आते हैं फाइनाइट, अब आते हैं फाइनाइट स्लोप की। फाइनाइट स्लोप के बारे में देखते हैं। फाइनाइट स्लोप जो होगा एक लिमिटेड एक्सटेंट तक होगा। कब तक होगा, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक होगा। जैसे ये जो स्लोप है ये कैसा है, ये फाइनाइट स्लोप है। ये कैसा है, ये फाइनाइट स्लोप है। ये एक लिमिटेड एक्सटेंट तक होगा। इसमें लिखिएगा एनी स्लोप ऑफ फाइनाइट एक्सटेंट, एनी स्लोप ऑफ फाइनाइट एक्सटेंट, एनी स्लोप ऑफ फाइनाइट एक्सटेंट। ये क्या होता है, दीज स्लोप्स आर बाउंडेड बाय टॉप और बॉटम, बाय टॉप और बॉटम। ये सॉइल, ये जो स्लोप्स होते हैं ये बाउंड होते हैं टॉप और बॉटम से, याद रखिएगा। ठीक है, फेलियर जो होता है ड्यू टू रोटेशन होता है। किसके कारण होता है, फेलियर इज ड्यू टू रोटेशन। फेलियर इज ड्यू टू रोटेशन होता है। फेलियर इज ड्यू टू रोटेशन होता है, देखिएगा। चलो अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप। स्टेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप की बात करते हैं। हमने क्या कंसिडर किया, एक सॉइल मास कंसिडर किया। ये हमारा एक क्या है, ग्राउंड लेवल है। ये हमारा क्या है, एक ग्राउंड लेवल है और इनफाइनाइट स्लोप है, ग्रेट एक्सटेंट तक जा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने बोला कि एक जेड डेप्थ एज्यूम करी और विड्थ जो है इस ए बी सी डी, ये विड्थ जो है हमने एज्यूम करी, ये कितना है, बी है। यहां से ये क्या बना रहा है, एंगल आई, स्लोप एंगल। तो ये क्या हो जाएगा आपका बी कॉस आई। इसके साथ बनने वाला कंपोनेंट क्या हो गया, बी कॉस आई। यहाँ पे वेट लग रहा है डाउनवर्ड, सॉइल मास कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड।
ठीक है, यहां से हमने एक पास किया, ये नॉर्मल स्ट्रेस पास हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस पास हुआ, मतलब जेड इफेक्टिव स्ट्रेस हुआ, ये आपका नॉर्मल, और ये ठीक है 90 डिग्री पे बनता है, तो ये शेयर हुआ और ये नॉर्मल हुआ, और इनके बीच का एंगल आई, स्लोप एंगल। ठीक है, तो यहां से हमें नॉर्मल स्ट्रेस की और shear स्ट्रेस की वैल्यू लिखनी है। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा जेड कॉज स्क्वायर आई, नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, गामा जेड कॉज स्क्वायर आई, गामा जेड कॉज स्क्वायर आई, और शेयर स्ट्रेस ये कितना हो जाएगा, गामा जेड कॉज आई साइन आई, गामा जेड कॉज आई साइन आई। क्लियर हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस और ये शेयर स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी टॉ एफ अपॉन में टॉ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी टॉ एफ अपॉन में टॉ, शेयर स्ट्रेस एस फेलियर, और शेयर स्ट्रेस कितना था फेलियर पे, और ये शेयर स्ट्रेस एक्चुअल में कितना था उस सॉइल मास का। अब बात करते हैं पहला, फॉर कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल की बात करते हैं। कोहेजन लेस सॉइल के अंदर शेयर स्ट्रेस एस, या बोल दीजिए टॉ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव, सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। कोहेजन लेस सॉइल है तो सी जीरो हो जाएगा, कोहेजन लेस सॉइल कोर्स ग्रेन और फाइन कोर्स ग्रेन सॉइल को बोलते हैं, तो टॉ एफ उसके अंदर क्या हो जाएगा, सिग्मा एन टेन फाइव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिग्मा एन टेन फाइव हो जाएगा। तो पहला ड्राई सॉइल मास के लिए, ड्राई सॉइल मास के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालनी है, तो टो एफ बाय टो, टो एफ बाय टो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एन टेन फाइव डिवाइडेड बाय टो। सिग्मा एन अभी हमने देखा था गामा जेड कॉज स्क्वायर आई, क्या था गामा जेड कॉज स्क्वायर आई, ये टेन फाइव, और ये था गामा जेड कॉज आई साइन आई। कॉज आई से एक कॉज आई कैंसिल आउट, गामा जेड से गामा जेड कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, टेन फाइव बाय टेन आई बच गया, टेन फाइव बाय टेन आई, साइन बाय कॉस नीचे आ जाएगा, तो टेन हो जाएगा, तो टेन फाइव बाय टेन आई हो गया। फाइव इज द इंटरनल फ्रिक्शन एंगल और आई इज द स्लोप एंगल। इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, ठीक है। सबमर्ज सॉइल मास के लिए भी यही होगा, जहां पे गामा था वहां पे गामा डैश पुट करोगे, गामा डैश कैंसिल आउट, तो टेन फाइव बाई टेन आई बन जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन फाइव बाई टेन आई हो जाएगा। जब वाटर टेबल राइज कर जाएगी, इफ वाटर टेबल, इफ वाटर टेबल राइजेस टूवर्ड्स दी ग्राउंड लेवल, जब ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाएगी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगी, रिड्यूसेस टू हाफ, टेन फाइव बाय टेन आई कितनी हो जाएगी, रिड्यूस होके आधी हो जाएगी जब वाटर टेबल राइज कर जाएगी ग्राउंड लेवल पे। क्लियर हुई इस बात को। टेलर स्टेबिलिटी नंबर लिखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आता है, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर एस एन कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर। ये क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू सी अपॉन में गामा एच सी, क्या होता है, सी अपॉन में गामा एच सी, एच सी इज द क्रिटिकल हाइट। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, टेन आई माइनस टेन फाइव, टेन आई माइनस टेन फाइव डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर आई,
एक और फॉर्मूला सेक स्क्वायर आई, 10i माइनस 10 अपन में सेक स्क्वायर आई, तो 1 अपॉन में सेक स्क्वायर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर आई। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 10i माइनस 10 1 अपॉन में सेक स्क्वायर आई तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर आई। 1 अपॉन में सेक स्क्वायर आई क्या होता है, कॉस स्क्वायर आई। क्लियर हो गया। फिर आते हैं अपन कि थ्योरेटिकल जो वैल्यू होती है स्टेबिलिटी नंबर की, वो मैक्सिमम कितनी होती है, 1। तो थ्योरेटिकल स्टेबिलिटी नंबर जब मैक्सिमम होता है, ये क्या होता है, 1 क्या हाफ होता है। कितना होता है, हाफ होता है। और प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकली अगर बात करें कि एस एन मैक्सिमम ये कितना होता है, तो 0.261 होता है। कितना होता है, 0.261। आई क्या ले लेंगे, 30 डिग्री ले लेना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.261। क्लियर हुआ। फिर आते हैं अपन टाइप्स ऑफ फेलियर, टाइप्स ऑफ फेलियर पे बात करते हैं, किसकी, फाइनाइट स्लोप के, फाइनाइट स्लोप के टाइप्स ऑफ फेलियर की बात करते हैं। कौन कौन सा होता है, 3 तरह के फेलियर होते हैं। सबसे पहले स्लोप फेलियर, टो फेलियर और बेस फेलियर। कौन सा, स्लोप फेलियर, टो फेलियर और बेस फेलियर। स्लोप फेलियर, टो फेलियर एंड बेस फेलियर, ये कब होगा, जब डेप्थ ऑफ क्या होगी, लेस देन होगी। जब डेप्थ इज इक्वल टू क्या होगी आपकी, 1 होगी। जब डेप्थ ऑफ क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, 1 होगी। अब ये डेप्थ क्या है, इसको बोलते हैं डीएफ को बोलते हैं डेप्थ फैक्टर। ये होता है आपका डेप्थ फैक्टर, डेप्थ फैक्टर। ठीक है। डायग्राम अगर देखा जाए, डायग्राम अगर देखा जाए तो देखिएगा, यही आपका सॉइल है, फाइनाइट स्लोप है ये। तो यहां से ये तो होगा आपका कौन सा फेलियर, फर्स्ट स्लोप फेलियर। ये होगा आपका स्लोप फेलियर, जब बिलो दी सॉइल कैसी हो, वीक हो। ये टो फेलियर, टो फेलियर होगा। और ये बेस फेलियर होगा। क्लियर हुआ। ठीक है। बॉटम की सॉइल वीक है तो बेस फेलियर, टॉप की सॉइल वीक है तो स्लोप फेलियर, और ये आपकी वीक है तो टो फेलियर। ठीक है। तो स्लोप, टो एंड बेस फेलियर। अब लिखिएगा methods based on total stress analysis, methods based on total stress analysis। किस पे बेस है, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस में। कौन से मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं, स्वीडिश स्लिप सर्किल मेथड, स्वीडिश स्लिप सर्किल मेथड और फ्रिक्शन सर्किल मेथड। एक कौन सा होता है, फ्रिक्शन सर्किल मेथड। 2 मेथड होते हैं, स्वीडिश स्लिप स्लिप सर्किल और फ्रिक्शन सर्किल मेथड। स्वीडिश स्लिप सर्किल मेथड में क्या करते हैं कि जो ये हमारा फेलियर है, इसको नंबर ऑफ पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये जो हमारा फेलियर है, ये जो फाइनाइट स्लोप के फेलियर है, इसे नंबर ऑफ स्लाइसेस के अंदर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नंबर ऑफ स्लाइसेस में, और इन पे इंडिविजुअल हम कैलकुलेशन करते हैं। ये जो फेलियर है उसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्लाइसेस में। तो सॉइल मास अबाउ द स्लिप सरफेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्लाइसेस। क्या बोलते हैं, द सॉइल मास अबाउ द
slip surface is divided into number of slices of equal width ऑफ इक्वल width। इसके अंदर इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा सेंटर और ये हो गया हमारा रेडियस। ये हो गया हमारा रेडियस। यहाँ पे लगता है एक नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे लगता है एक हमारा नॉर्मल फोर्स, और इस नॉर्मल फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग ये होता है शियर। और ये लग रहा है वेट डाउनवर्ड, ये लग रहा है आपका वेट डाउनवर्ड। तो अगर बात करें फॉर्मूले की, तो बात करें फॉर्मूले की, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बाई स्वीडिश सर्किल मेथड इज CL प्लस 10 फाई summation of W cos alpha, divided by summation of W sin alpha। ये होता है फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दी स्वीडिश सर्किल मेथड। किस सॉइल के लिए होता है, C5 सॉइल के लिए। C5 सॉइल कौन सी, सेल्ट जिसमें कोहेजन भी हो और इंटरनल फ्रिक्शन एंगल भी हो। अब आते हैं नेक्स्ट, फ्रिक्शन सर्किल मेथड। फ्रिक्शन सर्किल मेथड, फ्रिक्शन सर्किल मेथड। इस फ्रिक्शन सर्किल मेथड की बात करें तो डायग्राम देखिएगा। फ्रिक्शन सर्किल मेथड की बात करें तो डायग्राम देखिएगा कि इसमें एक सेंटर पे एक सर्किल बनता है जिसे फ्रिक्शन सर्किल होता है, जिसका रेडियस होता है आर साइन फाइव। रेडियस क्या होता है, आर साइन फाइव। और जो रिजल्टेंट होती है वो कहां से निकलती है, रिजल्टेंट इसको टच करते हुए निकलती है टेंजेंशियल टू द फ्रिक्शन सर्किल। दिस इज कॉल्ड दी फ्रिक्शन सर्किल। और इस फ्रिक्शन सर्किल के टेंजेंशियली निकलता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कहां से निकलता है, टेंजेंट टू टू फ्रिक्शन सर्किल, ये ऐसे निकल रहा है। और इसकी रेडियस कितनी होती है फ्रिक्शन सर्किल की, आर साइन फाइव होती है, आर साइन फाइव होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिएगा, अब आते हैं अपन सैंपल और सैंपलर पे। लास्ट यूनिट है सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड स्टेबिलाईजेशन।
इसमें गेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। गेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। सैंपल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डिस्टर्ब सैंपल और एक होता है आपका अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, डिस्टर्ब्ड सैंपल जिसमें ग्रेन स्ट्रक्चर या सॉइल स्ट्रक्चर गेट डिस्टर्ब्ड, सॉइल स्ट्रक्चर गेट डिस्टर्ब्ड, इसमें डिस्टर्ब हो जाता है मतलब प्रॉपर्टी जो सारी चेंज हो जाती है। और अनडिस्टर्ब में सॉइल स्ट्रक्चर नॉट चेंज्ड और डिस्टर्ब। कब की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, ये दोनों चीजें ड्यूरिंग दी सैंपलिंग, ड्यूरिंग दी सैंपलिंग। जब हम सैंपलिंग करते हैं, जब हम सैंपल लेते हैं, उस टाइम अगर सॉइल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है तो डिस्टर्ब बोलते हैं, अगर नहीं होता तो बोलते हैं अनडिस्टर्ब सैंपल। नहीं होता तो इसे बोलते हैं अनडिस्टर्ब सैंपल। डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब को सैंपलिंग करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, थिन वॉल सैंपलर, दो सैंपलर होते हैं, थिन वॉल सैंपलर और सेकंड होता है थिक वॉल सैंपलर। थिक वॉल सैंपलर, एक थिन वॉल सैंपलर और एक होता है थिक वॉल सैंपलर, इनका यूज करते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है ये देखिएगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ भी रखा है आपका। ये सैंपलर का हम डायग्राम बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम सैंपलर का एक डायग्राम बना रहे हैं। उस डायग्राम से हम इसमें जो भी रेशियोज होते हैं उन रेशियोज को हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कटिंग एज, कटिंग एज। और ये होती है सैंपलिंग ट्यूब, ये होती है सैंपलिंग ट्यूब जिससे सैंपल लेते हैं। दिस इज D1, दिस इज D2, D3 और D4। अब हमें क्या लिखना है, सबसे पहला एरिया करेक्शन। पहले क्या लिखिएगा, सबसे पहला एरिया करेक्शन या बोलते हैं एरिया रेशो। इस पे आता है, गेट में न्यूमेरिकल पूछा गया है, AR एरिया रेशो पे। एरिया रेशो जो होता है वो क्या होता है आपका, D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपॉन में D1 स्क्वायर इंटू 100। D1 D2 क्या है, इनसाइड डायमीटर और ये आउटसाइड डायमीटर ऑफ कटिंग एज। क्लियर हुआ। अनडिस्टर्ब्ड के लिए, अनडिस्टर्ब्ड के लिए एरिया रेशियो इज लेस देन 10%, 10% से कम होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका आउटसाइड क्लियरेंस। आउटसाइड में, आउटसाइड क्लियरेंस के अंदर क्या लेंगे, आउटसाइड डायमीटर लेते हैं बाहर का, सी आउटसाइड क्लियरेंस। तो आउटसाइड डायमीटर कौन सा, D2 माइनस, D4 अपॉन में D4 इंटू 100। देखिए आउटसाइड क्लियरेंस में D2 माइनस D4 अपॉन में D4 आउटसाइड डायमीटर हो गए। ये होता है आउटसाइड क्लियरेंस में, सी आउटसाइड। ये कितना होता है, 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। फिर लिखिएगा नेक्स्ट इज द इनसाइड क्लियरेंस। इनसाइड क्लियरेंस में क्या होगा, इनसाइड क्लियरेंस में इनसाइड डायमीटर लेंगे, कौन सा देखिए, यहाँ पे लेंगे D3 और D1। यहाँ पे कौन सा लेंगे, D3 और D1। तो सी इनसाइड, तो D3 माइनस D1 अपॉन में D1 इंटू 100, क्योंकि इनसाइड की बात करें तो इनसाइड डायमीटर लेंगे। ये कितना होना चाहिए, इट इज 1 इन बिटवीन 1 to 3, किसके बीच में होना चाहिए,
1 2 3 के बीच में होना चाहिए। नोट करिएगा। नोट करिएगा। अब आसने स्टेबलाइजेशन। लास्ट जो है आपका सॉइल स्टेबलाइजेशन। सॉइल स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि लूज सॉइल को क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, उसकी प्रॉपर्टी एनहांस करनी है, ब्रीदिंग कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, इन सभी को एनहांस करना है, इसे बोलते हैं आपका सॉइल स्टेबलाइजेशन। टू इम्प्रूव दी टू इम्प्रूव दी engineering property of poor comma weak soil, poor comma weak soil is known as stabilization। स्ट्रेंथनिंग करनी है, उनकी प्रॉपर्टी को एनहेंस करनी है, उसे बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। ठीक है, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। तो soil stabilization are of 4 types। are of commonly 4 types। और भी तरह के होते हैं, बट ये 4 types के soil stabilization होते हैं। फर्स्ट लिखिएगा मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। सेकंड लिखिएगा आपका लाइम स्टेबलाइजेशन, लाइम स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट लिखिएगा आपका बिटुमेन स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन। और फोर्थ और लास्ट लिखिएगा सीमेंट स्टेबलाइजेशन। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन का मीनिंग होता है वेल ग्रेडिंग, वेल ग्रेडेड सॉइल बना देते हैं, वेल ग्रेडेड सॉइल, टू मेक वेल ग्रेडेड सॉइल बाय प्रॉपर ग्रेडिंग, प्रॉपर ग्रेडिंग। इसमें क्या करते हैं कि इसके अंदर वेल ग्रेडेड सॉइल कर देते हैं, सॉइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल ऐड करके उसे मिक्स करके कर दिया, उसके बाद कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, तो उसमें प्रॉपर ग्रेडिंग की जाती है, मतलब हर एक साइज का पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। तो प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन के अंदर। लाइम स्टेबलाइजेशन की बात करें तो हाईली कंप्रेसिव और हाईली प्लास्टिक सॉइल के लिए होता है। इट इज यूज्ड फॉर हाईली प्लास्टिक सॉइल, हाईली प्लास्टिक सॉइल मतलब क्ले के लिए होता है, प्लास्टिक क्ले के लिए लाइम स्टेबलाइजेशन हम करते हैं। इस लाइम स्टेबलाइजेशन के अंदर टोटल वेट का कितना 4 to 6%
of lime added is added. 4 से 6% लाइम ऐड करते हैं टोटल वेट ऑफ दी सॉइल का। बिटुमिन की बात करें तो ग्रेवल और सैंड के लिए यूज होता है। फॉर ग्रेवल एंड सैंडी सॉइल के लिए इसे यूज करते हैं बिटुमिन स्टेबलाइजेशन। इसमें कट बैक बिटुमिन जिसे बोलते हैं इमल्शन, इमल्जन की फॉर्म में, इमल्जन या टार की फॉर्म में उसे यूज करते हैं, मतलब इसकी विस्कोसिटी कम हो उस फॉर्म में यूज करते हैं। फिर सीमेंट स्टेबलाइजेशन एक्सेप्ट हाईली प्लास्टिक सॉइल, एक्सेप्ट हाईली प्लास्टिक सॉइल, इसको छोड़ के फॉर ऑल सॉइल्स के लिए, फॉर ऑल सॉइल्स के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट स्टेबलाइजेशन करते हैं। इसमें कितना ऐड करते हैं, 5% सीमेंट ऐड करते हैं बाय वेट ऑफ सॉइल। जितने सॉइल मास का हमें स्टेबलाइजेशन करना है उसका 5% हम सीमेंट को ऐड कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अपना आज सॉइल ओवर हुआ। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो, सभी के पास मेरे नंबर हैं, सभी के पास मेरे नंबर हैं। कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए हो, कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब जितनी भी क्लासेस हुई उनको रिवाइज करिएगा, नोट्स को रिवाइज करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, इतना ही। ठीक है, नोट हो गया सभी का? नोट हो गया सभी का? ओके, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक, कोई नोट्स चाहिए, कोई इशू हो, कोई डाउट हो, पूछ लीजिएगा। सेशन यही ओवर करते हैं। आज आप सभी का सॉइल्स ओवर हुआ। क्लियर, गुड बाय।